अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास एन हार्मोनिक क्रिस्टल इंटरेक्शन है। देखेंगे कि ये किस बारे में है। बेसिकली जो अब तक हम थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हैं उसमें जो हमारी बेसिक थ्योरी कह लें कि बेसिक जो बुनियाद थी वो क्या थी, हार्मोनिक थ्योरी थी कि भाई आपने पास जैसे आपने मैकेनिक्स के अंदर देखा हुआ है कि अगर हम एक स्प्रिंग केस देखते हैं तो उसकी एनर्जी आपके पास 1/2 kx स्क्वायर होती है। देन आप उसमें हुक्स लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं फिजिकल टू kx। जैसे ही इसी सोच पे ये सोचा गया था कि एटम्स भी आपके पास इलास्टिकली आपस में कनेक्टेड होते हैं, आप उन पे फोर्स लगा के स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच होते चले जाएंगे खास हद तक, यानी हुक्स लॉ के अंदर अंदर आप उसे समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यही बात है कि आपने इसी बुनियाद पे ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा है जिसे हम लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं। पूरे काफी सारे हमने टॉपिक देखे इसके अंदर। तो इससे हमने क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम पहले देख लें क्या है कि हम कहते थे कि जो दो लेटेस्ट वेव्स होंगी जो क्रिस्टल में आएंगी वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगी, और जो सिंगल वेव चल रही होगी ना वो डिके करेगी ना उसकी शेप में कोई चेंज आएगा वक्त के साथ। फिर हमने माना इसमें कोई थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगी। फिर एडियाबैटिक और आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट आपके इक्वल होंगे। इलास्टिक कांस्टेंट पे प्रेशर और टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं आएगा, और आपके पास एट हायर टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जो हमने ड्यूलॉन्ग एंड पिटिट लॉ में देखा, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ लेटेस्ट स्पेसिफिक हीट में देखा, फिर हमने डबई की जो थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक लेटेस्ट हीट थी उसमें भी देखा। तीनों में ये बात हमने वेरीफाई की। ठीक होगी बात। अब कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि जनाब इस थ्योरी को थोड़ा सा कह लें कि बदलाव किए बगैर मुमकिन नहीं है। आपको उसके बगैर वो पढ़े ही नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पे थर्मल एक्सपेंशन जिसमें है, थर्मल कंडक्टिविटी है, टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस है इलास्टिक कांस्टेंट पे, और जो डबई का फेलियर है कि क्लासिकली वो अपने हाई टेम्परेचर जब अचीव करना है तो कुछ पावर्स आपको निगलेक्ट करनी पड़ती हैं, तो वो सारी चीज। फिर आपकी जो फोनान पीक बनती है न्यूट्रॉन की इन इलास्टिक स्कैटरिंग में, हमने इलास्टिक स्कैटरिंग तो डिस्कस की हुई है। इन इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर जो फोनान पीक आती है वो हम मेजरेबल जो उसकी विड्थ है वो आप नहीं कर सकते जब तक आप हार्मोनिक थ्योरी से थोड़ा सा हटते नहीं है पीछे। तो जब आप हार्मोनिक थ्योरी से पीछे हटते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर एक सिस्टम डेविएट करता है इस फिनोमेना से, इस अप्रोच से, उसे हम एन हार्मोनिसिटी कहते हैं, या उस फिनोमेना को आप एन हार्मोनिक भी बोलोगे। तो बात समझ आ गई। तो ये बेसिक अप्रोच है कि एक सिस्टम जो आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे बिहेव कर रहा था, अगर वो वैसा बिहेव करना छोड़ दे तो हम उसे क्या बोल देंगे, एन हार्मोनिक या एन हार्मोनिसिटी इस फिनोमेना को बोलेंगे। अब ये जो जितने सारे 5 मैंने यहाँ पे टॉपिक ऐसे लिख दिए जो एक्सप्लेन नहीं हो सकते, अब वो एक्सप्लेन ना होने की वजह जरा समझ लेते हैं कि उसकी रूट काज क्या है, कि आपके पास हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन क्यों फेल हो जाती है। तो जो उसके दो बुनियादी अजम्पशंस है ना, उसी में उसका जवाब छुपा हुआ है। पहला अजम्पशन हमने माना कि भाई स्मॉल ऑसिलेशन के तौर पे आपने वाइब्रेशंस को देखना है, कोई बहुत ह्यूज नहीं देखना। फिर आपके पास यानी जो एटम्स हैं, क्योंकि हम एटम्स को एज अ वाइब्रेटर देख रहे हैं, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे देख रहे हैं, यानी वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्मॉल वाइब्रेशंस कर रहे होंगे, स्मॉल ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। फिर जब हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो उसमें जो हाई ऑर्डर टर्म होती हैं, यानी x की 3 x की पावर 4, हम उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं। अगर आपको यानी क्लासिकली याद हो तो हाफ की x स्क्वायर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें x की पावर 3 इन्वॉल्व कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे कर्व में करके दिखाया है, तो आप देखो आप ये पैराबोलिक शेप देख रहे हैं। यही कर्व आपने इंटर में भी पढ़ी होगी, छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी पोटेंशियल एनर्जी की, कि भाई आपके पास एंड जब आप एक सिंपल पेंडुलम की मिसाल लेते हो या स्प्रिंग की मिसाल लेते हो, तो जब वो खिंच जाता है पूरा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और जब वो मीन पोजीशन पे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। अब ये एक्स स्क्वायर 1/2 के एक्स स्क्वायर के कंसेप्ट से बनी हुई है, मगर अगर आप उसमें एक्स की पावर क्यूब इन्वॉल्व कर दो तो आप देखो ये थोड़ी सी
डेविएट हो जाएगी, नीचे लूज हो जाएगी। हम इसे मॉरस बोलते हैं, मॉरस उस साइंटिस्ट के नाम पे बोला जाता है जिसने फर्स्ट टाइम इस बात को डिस्कस किया। तो ऐसे होने से होगा क्या कि इस तरफ से देखो, अब अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेशन में देख रहे थे, जब आपकी एग्जैक्ट पैराबोलिक बन रही थी, तो आप देखो कि आपका जो सेंटर में आपका एटम होगा मॉलिक्यूल, वो एक जितना ऑसिलेशन करेगा, कम फ्रीक्वेंसी पे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी। मगर जब आप एक्स क्यूब के पैटर्न से देखोगे तो यहां से डिस्टेंस बढ़ गया, यहां से डिस्टेंस कम हो गया, यानी उसमें सिमेट्रिक नहीं रहा, वो एसिमेट्रिक फिनोमेना हो गया। बात समझ आ रही है? अच्छा, ये तो एक जनरल से तस्वीर आपने बात समझी। फिर क्या जनाब, जब हम हाई टेम्परेचर पे जाते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड आपके पास बढ़ जाने से अब क्या हुआ, बेसिक हमारा अजम्पशन से तो आप हट गए, तो आप कहोगे कि फिर हम उसमें हायर ऑर्डर हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्वाड्रेटिक टर्म जो पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेंशन में आती है ना, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपके पास इसका मतलब वो जो आपके एक तो ऑसिलेशंस बढ़ गई, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर आपने नॉन वैनिशिंग टर्म्स जो थी उसके अलावा, यानी जो आपकी टर्म्स अदर देन जो हायर ऑर्डर को एक्सप्लेन कर रही होती हैं, आपको उसे भी इन्वॉल्व करना पड़ गया। तो ऐसी सूरत में तो दोनों अजम्पशंस ही इररिलेवेंट हो गए आपके। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि आप अगर इस शेप को जरा दोबारा से समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान में ये इंटरटॉमिक यानी सेपरेशन है, ये आपको एसिमेट्रिक यानी जैसे दिख रहा है कि डेविएशन कर गया आप हार्मोनिक नेचर से। ये जो पैराबोलिक शेप है ये हार्मोनिक नेचर को शो कर रही है, थोड़े आपको डेविएशन होती हुई दिखाई देख रही है। क्यों? आपके तमाम एटम इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं हो सकते, ठीक है? तो आपके पास उसको उनका आपस में कोरिलेशन होता है। आपके पास एक एटम की मोशन से दूसरे एटम की मोशन पे इफेक्ट आता है। तो ये चीज बेसिक अप्रोच यहाँ पे इसमें आउटलाइन के अंदर है कि आपके पास, इसलिए ये फेल हो जाती है कि रियल क्रिस्टल के अंदर वो चीजें बातें ऐसी नहीं होती जैसे हमने थ्योरी के अंदर मानी हुई है। अच्छा, अब मैं और जरा डिटेल में बताता हूँ, दो खास तौर पे टॉपिक लेके बताता हूँ कि उनके अंदर मसला क्या था, हमें करना क्या पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे थर्मल एक्सपेंशन, आपके पास इसको हम हार्मोनिक थ्योरी से नहीं समझा सकते। अब जैसे मिसाल के तौर पे जो प्रेशर है गैस का, हार्मोनिक फिनांस का, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब जो फोनान की फ्रीक्वेंसी होगी वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। मगर अगर आप इस चीज को समझें कि आपके पास एक ए हार्मोनिक टर्म हम इंट्रोड्यूस करवा दें, तो आपके फोनान वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रेशर हासिल कर लेंगे, यानी कि आप थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन कर पाओगे कि आपके पास कैसे, क्योंकि आपकी हार्मोनिक थ्योरी तो थर्मल एक्सपेंशन को बताती नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एन हार्मोनिक टर्म। वो हम जब ये टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे, ये तो अभी इंट्रो है ना, तो वहां पे टॉपिक में डिटेल में सारी को समझेंगे, इस बात को, पूरे टॉपिक का एक तरह से वहीं पे। मगर ये जस्ट एक इंट्रो है कि कौन सी चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी और हमें कोई टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है जिससे हम उस सारे को एक्सप्लेन कर पाते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी। ये तो कह लें एक सबसे अहम चीज है जो हम एनहार्मोनिसिटी से ही समझ पाते हैं। अब क्या होता है, जब आपके पास क्रिस्टल होता है, इंसुलेटर होता है, तो वहां पे हम कहते हैं फोनान कोई स्कैटर नहीं होता, तो आपके पास इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी होती है तमाम टेम्परेचर्स के ऊपर। मगर जब हम कहते हैं कि स्कैटरिंग फोनान की लेटेस्ट इम्परफेक्शन से होती है, तो वो फाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी पैदा करती है। ठीक होगी बात? अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो मैथमेटिकल टूल देखते हैं वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंस से यानी सही आंसर ही नहीं आता। ये सारी चीज आप कर सकते हो अगर आप ये बात मान लो कि फोनान स्कैटर्ड होता है दूसरे फोटॉन से, तो इसका मतलब आपको हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन मुकम्मल तौर पे छोड़ना होगी इस मामले को समझने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में इसी को लेके चलूंगा, थर्मल कंडक्टिविटी। ये तो अभी शायद आप इसको बात को वैसे ना हासिल कर पाओ कि इसका बेसिक मकसद क्या है। कल का जो लेक्चर होगा वो आपको थॉरोली समझा पाएगा कि इस चीज से क्या मतलब है। तो फिलहाल आपने ये लाइन बस आपने ध्यान में रखनी है कि जो फोनान स्कैटर्ड होते हैं अदर फोनान से, जबकि हम हार्मोनिक में क्या कहते हैं कि हार्मोनिक फोनान्स नेवर गेट स्कैटर्ड। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस आ गया, तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन को। वन लाइनर एक तरह से आपके सिंपल यानी पूछ ले के फर्क क्या, तो आप इस तरह बता सकते हैं। तो
दो मामला था आपने देखे, एक थर्मल एक्सपेंशन का देखा, एक थर्मल कंडक्टिविटी का देखा। जो थर्मल एक्सपेंशन वाला है ये इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी के साथ लिंक करता है, और थर्मल कंडक्टिविटी वाला ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के साथ डील करता है, यानी उसमें ट्रांसपोर्ट आपके पास एनर्जी की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके साथ डील कर रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बुनियादी तौर पे ये सिर्फ एक अलार्म था कि भाई हमने अब जो आने वाले टॉपिक हैं वो हार्मोनिक फिनोमेना, हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन के तहत नहीं पढ़ने, उसमें हमने एन हार्मोनिक टर्म्स को इन्वॉल्व करना है ताकि कुछ ऐसे मामला जो उस पुरानी थ्योरी से नहीं समझाए जा सके उसको समझा जा सके। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।